बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 49वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। जन्नत बेगम हक्का बक्का उन दोनों की शक्ल देख रही थी। क्या कह रहे हो तुम? रजब ने चौधरी फयाज का आदमी मार दिया? ये झूठ है। रजब का परेशानी से बुरा हाल था। मैं नहीं जानता गोली कैसे चली और उस आदमी को लग गई। वो तकरीबन रो देने को था। आपको गलत फहमी है चौधरी जी, आपकी उंगली ट्रिगर पर आई तभी तो गोली चली ना, रब नवाज ने जोर देते हुए। लेकिन मुअद्दबाना कहा था। उसका सारा जोर इसी बात पर था कि किसी तरह बस ये साबित हो जाए कि जिस वक्त गोली चली रिवॉल्वर उसकी बजाय रजब के हाथ में था और इस मकसद के लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा था। किस तरह की बातें कर रहे हो रब नवाज? रजब ने अपने खौफ के ज़ेरे साया चिढ़कर कहा था। मैं तो तुम्हें रिवॉल्वर निकालने से रोक रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि मैंने खुद इस पर फायर कर दिया हो? चौधरी जी तुम दोनों खामोश हो जाओ, बल्कि यहाँ से दफ़ा ही हो जाओ। एक ज़रा सा काम निपटाने भेजा था, मेरे लिए और मुसीबत खड़ी कर दी। जन्नत बेगम ने गुस्से से पेचोताब खाते हुए कहा था। वो बाकायदा सर पकड़ कर बैठ गई थी। रब नवाज मालकिन के मिजाज को बखूबी समझता था, इसीलिए खामोशी से बाहर निकल गया। यूँ भी वो सारी सूरत हाल को अपने हक में और रजब के खिलाफ करने में कामयाब हो चुका था। जन्नत बेगम की नज़रों में रजब की जो हैसियत थी इससे तो वो वाकिफ़ ही था, इसलिए परेशानी किसी कदर कम हो गई थी। ऐसा लगता था कंधों से बोझ उतर गया हो। गो कि रजब से उसकी कोई दुश्मनी ना थी, बल्कि उसकी हमदर्दियाँ तो हमेशा ही रजब के साथ रही थी। लेकिन इस वक्त मसला ये था कि उसे अपना आप बचाना था और वाहिद मोहरा रजब ही हो सकता था। सो उसने बड़े आराम और खुदगर्जी से उस मोहरे को चल दिया था। रब नवाज के जाने के बाद रजब जन्नत बेगम को वजाहतें देने लगा था, लेकिन जन्नत बेगम को उसकी वजाहतों से कोई गर्ज ना थी। उसके नज़दीक सबसे अहम सवाल ये था कि बिना किसी और मुश्किल का शिकार हुए इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो इसी सोच का शिकार थी और रजब की आवाज़ उसके इर्तकाज़ को बार बार तोड़ती थी। तुम यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाते? उसने चटक कर कहा था। रजब एकदम चुप हो गया। मुझे सोच लेने दो कि अब क्या हो सकता है। अच्छी खासी बनी बनाई साख बिगड़ कर रह जाएगी। वो चौधरी फयाज सर चढ़ेगा सो अलग, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा रजब। इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें। खुदा गवाह, जब भी तुम इस हवेली में कदम रखते हो मेरे लिए मुश्किलात ही खड़ी करते हो। जन्नत बेगम का नखवत भरा अंदाज था रजब के पास। उसके सिवा अब कोई चारा ना था कि चुपचाप बाहर निकल जाए। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो रब नवाज? तुम अच्छी तरह जानते हो चौधरी फयाज के आदमी पर गोली मैंने नहीं चलाई। चंद रोज़ बाद थक हार कर रजब ने फिर रब नवाज से रब्ता किया था। वो इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह उकता चुका था और मुश्किल ये थी कि इस सब से बच निकलने की उसे कोई राह भी दिखाई ना देती थी। जन्नत बेगम हर गुजरते दिन के साथ उसको जलील करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी। अब तो फिर उसके पास एक मुस्तकिल बहाना आया हुआ था। हाँ, तसल्ली की बात यह थी कि इस बात से हवेली में सिर्फ कुछ ही लोग वाकिफ़ थे। रजब के लिए सहूलत हो गई थी कि वो खुद पर लगे हुए इल्ज़ाम को समीना से छुपा सके, लेकिन जितना वो इस मसले का हल तलाश करता था उतना उलझता था। मैं आपका नौकर हूँ चौधरी जी, रब नवाज ने आजिज़ी से कहा था। मैं गरीब भला क्यों झूठ बोलूँगा? हकीकत यही है कि बंदूक आपसे चली और गोली इस बंदे को लग गई। रिवॉल्वर भले ही मेरे हाथ में थी, लेकिन गोली किसी और ने भी तो चलाई हो सकती है। रजब का अंदाज़ ऐसा था जैसे अब हिम्मत हार कर गिरा कि तब ये कैसे मुमकिन है जी, जबकि बंदूक ही वहाँ सिर्फ एक थी। रब नवाज ने चौकन्ना होकर बात संभाली थी। आप माने या नहीं, लेकिन गोली आप ही से चली है। नहीं रब नवाज, मुझे इतनी बड़ी गलत फहमी नहीं हो सकती। रजब के अंदाज में बेचारगी थी, लेकिन उसने वसोक से कहा था। उसके इतने एतमाद पर लहाजा भर के लिए रब नवाज का एतमाद डगमगा गया, जिसे उसने फ़ौरन संभाला था। गलत फहमी एक आदमी को हो सकती है, दो को हो सकती है, लेकिन इतने बहुत से लोगों को तो गलत फहमी नहीं हो सकती ना। देखो रब नवाज, छोटे चौधरी जी, हम तो गरीब लोग हैं, हमने क्या देखना दिखाना है। अच्छा होगा आप ये सारी बातें बड़ी चौधराइन जी को बताएं। उसने बज़ाहिर अपनायत से लेकिन नज़रें फेरते हुए कहा था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे हक़ में गवाही दे सकते हो। रजब ने यकदम कहकर रब नवाज के पैरों तले से गोया ज़मीन खींची थी। क्या मतलब चौधरी जी? मतलब साफ ज़ाहिर है, रजब ने लजाजत से कहा था। सिर्फ तुम हो जो हमारी हवेली में से इस वक्त मेरे साथ थे। सिर्फ तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ, तो मेरे हक़ में गवाही भी तो तुम ही दे सकते हो ना। बेशक मैं आपके साथ था, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप बेगुनाह हैं या नहीं, रब नवाज ने अब की बार दो टोक कहा था। बेशक रजब ने उस पर बहुत एहसानात किए थे, लेकिन उसे समझ आ गई थी कि इस मुरवत के खेल में बिलाशुबा सबसे ज़्यादा नुकसान वही उठाएगा। इसलिए यही बेहतर था कि रजब की हर आस उम्मीद को तोड़ दिया जाए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि गोली आप ही से चली थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उसे गोली मारना ना चाहते हो, लेकिन वो आदमी तो अपनी जान से चला गया ना। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप बड़ी चौधराइन से बात करें। सिर्फ वही है जो आपको इस सारे मामले से बचा सकती हैं, वरना आप जानते हैं छोटे चौधरी जी, हम छोटे लोगों की क्या औकात है। रजब की हर आस पर पानी फिर चुका था। उसने इतनी मायूसी का सामना ज़िंदगी में शायद उस वक्त भी नहीं किया होगा जब उसे हवेली से बेयारो मददगार निकलना पड़ा था।
ये दुरुस्त है कि जिस वक्त रिवॉल्वर से गोली निकली और चौधरी फयाज के आदमी को उसने घायल किया, रिवॉल्वर रजब के हाथ में था, लेकिन ट्रिगर दबाव डालने वाली उंगली रब नवाज की थी और ये बात सिर्फ रब नवाज ही जानता था। उसका ख्याल था वो अपना जुर्म रजब के सर डालकर मुतमईन हो बैठेगा, लेकिन ये महज उसकी खाम ख्याली थी। अगर उसी तरह इंसान ने मुतमईन होना होता तो ज़मीर नाम की किसी चीज़ का वजूद इस दुनिया में ना होता, या कम से कम इसका जिक्र ना होता। सिर्फ 2 हफ्तों बाद जब ये तय पा चुका कि रजब को पुलिस के या चौधरी फयाज के हवाले कर दिया जाएगा, तो रब नवाज अच्छा खासा मुतमईन हो गया। लेकिन उसी रात से उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया था। पहले तो वो उस मनहूस ज़मीर की बेतुकी आवाज़ों पर कान ही नहीं धर रहा था। फिर उसने उसे हत्तुल मकदूर डाला भी, लेकिन नतीजा वहीं सिफर का सिफर। थक हार कर रब नवाज ने अपना गुनाह तस्लीम करने का सोचा, गो कि ये फैसला करना भी बड़ी दिक्कतों की बात थी। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और एक ही बेटी तस्नीम थी। कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था कि तस्नीम को उसके हवाले कर जाता। अपना जुर्म तस्लीम करने में अगर कोई दिक्कत थी तो सच बात है वो तस्नीम का वजूद ही था जो उसकी राह में हायल होता था और हतमी फैसला करने ना देता था। वो हर रात तहिया करता कि अगले रोज़ उसे जन्नत बेगम को हकीकत हाल से आगाह करना है, और अगले दिन का सूरज तलू होते ही उसके इरादे डगमगा जाते थे। लेकिन फिर एक रोज़ उसने अपने इरादे को अमली जामा पहना ही दिया और जन्नत बेगम के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस वक्त वो बाकायदा कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मतवक्को सज़ा का ख्याल ही उसकी आधी जान निकाल चुका था। जन्नत बेगम अलग शश्तर, आखिर मामला क्या है? कौन सच्चा है, कौन झूठा? मुझे माफ़ कर दें चौधराइन जी, बड़ी गलती हो गई मुझसे। जो अपना जुर्म छोटे चौधरी जी के सर डाला, वो रोते हुए कह रहा था। मैंने पहले भी सोचा कि आपको सारी हकीकत बताऊं, लेकिन हर बार शैतान भटका देता था और दुरुस्त फैसला न करने देता था। मुझे माफ़ कर दें जी, और मुझे सज़ा से बचा लें। मेरी छोटी सी बच्ची, मैं उसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊँगा? चौधराइन जी, मुझे बचा लें जी। वो रोता जाता था और कहता जाता था। जन्नत बेगम ने चंद मिनट सोचने में सर्व किए, फिर गहरी नज़रों से उसे देखकर बोली, इस बात से कौन कौन वाकिफ़ है? जी मैं समझा नहीं। रब नवाज मुताज्जिब हुआ कि सवाल उसके सर से गुजरा था। इसमें ना समझने की क्या बात है, जाहिल आदमी। जन्नत बेगम हस्बे मामूल जल्दी उकताई थी। मैं पूछ रही हूँ, तुमने ये बात कि चौधरी फयाज के आदमी का कत्ल रजब से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है, किस किस को बताई है? किसी को नहीं चौधराइन जी, इतनी हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि किसी को बता सकता, रब नवाज ने लाचारी से कहा था। जन्नत बेगम का अंदाज इस बार भी पुरसोच था। अब मेरी बात गौर से सुनो रब नवाज, भूल जाओ कि उस रोज़ जो भी हुआ था, भूल जाओ कि रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में था। जी, रब नवाज हैरान परेशान उसकी शक्ल देखने लगा। हाँ रब नवाज, भूल जाओ कि तुमसे कोई कत्ल हुआ है और अपनी ज़बान हमेशा के लिए बंद कर लो। याद रखना, जब तक तुम्हारी ज़बान बंद रहेगी तब तक तुम और तुम्हारी बेटी की हिफाजत और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन अगर तुम्हारी ज़बान किसी के सामने भी खुली, हत्ता कि रजब के सामने भी, उस दिन से मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हें हवेली में रिहाइश दी जाएगी, रोटी कपड़ा हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाएगी। बाकी फ़ैसला करना तुम्हारा काम है। अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे बता देना। ये कोई महंगा सौदा नहीं है, फ़ायदा बहरहाल तुम्हारा ही होगा। लेकिन चौधराइन जी, छोटे चौधरी जी, मेरा मतलब है वो तो नाहक मारे जाएंगे। रब नवाज के आंसू थम चुके थे। उससे आगे तो ताज्जुब और बेयकीनी की मंजिल थी। उसका मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा काम अपना जुर्म कबूल करना था, सो तुमने कर लिया। अब मैं जानूँ और मेरा काम, रजब बचता है या नाहक मारा जाता है, इससे तुमको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ अपना बताओ, तुम्हें ये सौदा मंजूर है या नहीं? उस लम्हे जन्नत बेगम उसे बेहद सफाक लगी थी, लेकिन चूँकि सौदा वाकई महंगा नहीं था, सो उसका सर निम रजामंदी से इस बात में हिल गया था। खुदा जाने कौन ज़्यादा सफाक था, जन्नत बेगम या वो खुद। रस्म मेहंदी थी या रंगों का मेला सा लग गया था। आराइशी कुमकुमों से सजी हवेली में रंग ही रंग बिखरे थे। हरम जर्द जोड़े में सिमटी सिमटाई शर्माई घबराई सी इतनी प्यारी लगती थी कि बेसाख्ता बनाए लेने को दिल चाहता। बाकी लड़कियां भी बड़े दिल से तैयार हुई थी, सो सबकी छवि एक दूसरे से बढ़कर थी। तन्वा सबसे मुनफरिद लग रही थी, क्योंकि कभी इस तरह से बनी सवरी ना थी। सब ने सराहा। जन्नत बेगम ने तो इकलौती नवासी पर से मिर्चें वार कर जलाने में भी ताख़ीर नहीं की। तन्वा अपनी तारीफ़ों पर खुश थी। जितनी बार शबी से सामना हुआ को करती रही, वो भी कुछ कहेगा, लेकिन शबी वो पत्थर था जिसके सीने पर पानी के कतरे टपकते रहने के बावजूद अभी सुराख होने में वक्त लगना था। वो मायूस होकर भी थक गई, तो वो तारीफ़ी जुमलों की आस भी तर्क कर दी। सो इत्तेफाक उसी वक्त शबी की नज़र उस पर पड़ गई। था तो सचमुच पत्थर, लेकिन इस बार चौंक सा गया। वो लगी इतनी मुनफरिद और खूबसूरत रही थी कि लाजा भर को तो यकीन ही ना आया कि ये वही जल्दी सी लड़की है जिसके मामूली बातों पर आंसू निकल आते हैं, जिसे खाने पीने पहनने ओढ़ने से ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा रग़बत सिर्फ रोने और मुँह लटका कर रखने से थी। आज खूब चहक रही थी। शबी की नज़र उस पर से हट कर न दी। क्या देख रहे हो? जलाल ने बर वक्त उसकी चोरी पकड़ी थी। शबी ने सटपटाकर नज़रें फेर ली।
कुछ भी तो नहीं, उसने साफ मुँह करते हुए कहा था। जलाल चिढ़ाने वाले अंदाज में खूब ज़ोर से हंस दिया। यार अब हमसे क्या पर्दादारी। शबीर ने घूर कर उसे देखा। मतलब क्या है? आय हाय, जैसे तुम तो जानते ही नहीं। जलाल चहका। शबीर का मूड हस्बे साबिक ज़रा भी न बदला। यूँ भी बहुत से मामलात में वो खुद को लाताल्लुक जाहिर करने के लिए यूँ ही खुद पर गुस्से का पर्दा डाले रखता था। और ये आदत कोई नई ना थी कि जलाल समझ ही ना पाता। वो तो उसे बचपन से जानता था, सो ज़रा भी परवाह ना की। अच्छा, इसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। अच्छी लग रही है तो बता दो उसे, वो बेचारी भी खुश हो जाएगी। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। तुम्हारे मशवरों पर अमल करने लगा तो बस कर चुका कलमंदी के काम, ठीक वैसे ही जैसे तुम कर चुके हो। उसका अंदाज काटदार था। मोहब्बत में अकल का क्या काम मेरे भाई। जलाल आज कुछ ज़्यादा ही चहक रहा था। वैसे अगर तुम कहो तो मैं बीजान से बात करूं। घर का लड़का, घर की लड़की, ना कोई झंझट ना परेशानी। हरम की रुखसती के बाद तुम लोगों की नया भी पार लग जाएगी। अपनी तरफ से बड़ा मुखलिस बना मशवरे दे रहा था। शबी ने गज़बनाक होकर घूरा। मुझे ज़रूरत हुई तो बीजान से खुद बात कर लूँगा। तुम्हारी तरह कोई ऊट पटांग काम नहीं करूँगा। ऊट पटांग काम? अच्छा, मसलन कौन सा ऊटपटांग काम? वो जानते बूझते अनजान बना। आय हाय, जैसे तुम तो जानते ही नहीं। शबी ने उसी का जुमला लौटा दिया। जलाल एक बार फिर ज़ोर से हंस दिया। तुमने कभी मोहब्बत की ना? नहीं की ना? जिस रोज़ मोहब्बत करोगे सब समझ में आ जाएगा कि मोहब्बत में कुछ भी ऊटपटांग नहीं होता, सिर्फ अमल होता है जो महबूब को मुश्किल में देखकर खुद ब खुद सरजद हो जाता है। दिल चाहता है उसकी परेशानियाँ समेट ली जाए, उसकी आंखों में आंसू ना आने दिए जाएं। और जलाल ने एक जज्ब के आलम में बोलते हुए शबी की तरफ देखा। वो गज़बनाक नज़रों से उसे घूर रहा था जैसे उसकी कम अगली पर भड़क उठा। जलाल ज़रा सा झिंपा, फिर हौले से हंसा और यक का यक उसकी हंसी खुश दिल कहके में बदल गई थी। शबी के गुस्से में इजाफा हुआ था, लेकिन साफ महसूस होता था कि मोहब्बत ने जलाल को बदल के रख दिया। वो सर झटकता दूसरी तरफ चला गया था, यूँ जैसे अब जलाल से किसी अक्लमंदी की उम्मीद अब सो। जलाल की मुतबस्सुम निगाहें मावा को तलाश करने लगी थी। यकायक उसे एहसास हुआ कि वो बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी? जलाल को तशवीश ने घेर लिया। उसकी नज़रें मज़ीद शदुमत से मावा को तलाश करने लगी थी। डैडी, क्या ये मुमकिन है कि आप मम्मी को वापस ले आइए? डाइनिंग टेबल पर इनिया ने वली के उठ जाने के बाद दानियाल हसन से अचानक पूछा था। वो बड़ी देर से तजब्जुब का शिकार थी। आया कि उसे डैडी से बात करना भी चाहिए या नहीं। फिर वली की मौजूदगी भी मायने रखती थी। वलीद ने तो खैर डाइनिंग टेबल पर आना ही छोड़ रखा था, जबकि वली बेचारा दिन ब दिन खामोशतर होता जा रहा था। इनिया को डर था कहीं वो भी वलीद की तरह किसी गलत सरगर्मी में न पड़ जाए, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जिनके हाथ में सब कुछ था वो चुप साधे बैठे थे। नाचार इनिया ने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। गो के पहले भी एक ऐसी ही कोशिश में मुंह की खा चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत करके दानियाल हसन से कह ही दिया। दानियाल हसन ने सुबह के अखबार से नज़रें हटाकर कदरे ताज्जुब से उसे देखा था। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा इस इशू पर कोई बात नहीं होगी। दानियाल हसन ने संजीदा लहजे में उसको याद दिलाया था। क्यों डैडी? वो रौनकी होकर बोली। इसी इशू पर बात होना सबसे ज़रूरी है। आखिर आप समझते क्यों नहीं हैं? तो फिर अपनी माँ से कहो आना है तो खुद वापस आए। तुम्हें मोहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दानियाल हसन का लहजा सख्त ही नहीं नागवारी लिए हुए भी था। इनिया दम बखुद रह गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं। दानियाल हसन ने सुलग कर कहा था। लेकिन ये तय है कि मैं सरवत को लेने नहीं जाऊँगा। उसे आना है तो खुद आए। यहाँ से जाने का फ़ैसला भी उसका अपना था, तो वापस आने का फ़ैसला भी उसे खुद ही करना होगा। बता देना उसे। दानियाल हसन ने अखबार तह लगाकर मेज़ पर पटकार उठकर चले गए। इनिया मायूसी से सर पकड़ कर बैठ गई थी। रब नवाज ने जन्नत बेगम को खुद को सज़ा से बचाने की इस्तदा की थी, लेकिन चूँकि जन्नत बेगम अपने नाम की तरह मुनफरिद थी और उसे हमेशा से कुछ न कुछ मुनफरिद करते रहने का शौक़ भी था, ख्वाह वो किसी की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद ही करना क्यों ना हो। इसलिए उसने ना सिर्फ रब नवाज को बचा लिया था, बल्कि रजब का नाम भी इस केस से बड़ी सफाई के साथ खारिज करवा लिया गया था। क्योंकि जन्नत बेगम के अपने बाप की ज़िंदगी में आ जाने के बाद से ही रजब को अपनी ज़िंदगी का तावान अदा करना पड़ता था। लेकिन इस एहसान के बाद रजब जब तक ज़िंदा रहा उसे इस एहसान का कफ़ारा अदा करना पड़ता रहा। तस्नीम के खामोश होते ही मावा का इन्हमाक भी टूट गया था। उसकी नज़रें तस्नीम के चेहरे से हटकर चारपाई पर लेटे रब नवाज के वजूद से लिपट गई थी, लेकिन उसका जहन इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आज इंकशाफात की एक और रात उसकी ज़िंदगी में धर आई थी, और हर बार जब अपने बाप से मुतल्लिक़ किसी इंकशाफ का सामना उसे करना पड़ता था, वो इसी तरह पहले बेयकीन और फिर गुमसुम हो जाती थी। क्या शख्स को दोबारा कभी ज़मीर की सरजनिश का सामना नहीं करना पड़ा होगा? रब नवाज के ज़ईफ़ बेबस वजूद को देखते हुए उसने सोचा था। फिर माँ उसने तस्नीम की तरफ रुख फेरा। खामोश क्यों हो गई हो तस्नीम? मुझे बताओ फिर क्या हुआ था?
वो अपनी आदत के बरखिलाफ बेहद संजीदा और मगमूम दिखाई देती थी। क्या तुम्हारे अब्बा को दोबारा कभी ज़मीर की उस आवाज़ ने तंग नहीं किया जिसने उनसे जन्नत बेगम के सामने एतराफ़े जुर्म करवाया था? न चाहते हुए भी उसका अंदाज़ काटदार हो गया था। ज़मीर की आवाज़ ने तंग ना किया होता तो क्या आज अब्बा इस हाल में होते? तस्नीम ने गर्दन मोड़कर बूढ़े रबनवाज को तरहम भरी नज़रों से देखते हुए कहा था, जब इंसान अंदर की आवाज़ों से बहुत तंग आ जाता है ना बीबी, तभी इन हालों को पहुँचता है। ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को चाट गई हो, बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। तुमने तो आज मेरे अब्बा को देखा है ना, मैंने तो जब से होश संभाला है अब्बा को ऐसे ही देख रही हूँ। अचानक बैठे बैठे गुमसुम हो जाते थे या अचानक खुद से बातें करने लगते थे। मुझे नहीं याद कि मैंने इन्हें कभी इससे ज़्यादा होश में देखा हो। तस्नीम के लबो लहजे में तासुब बोलता था। कर्व की तहरीर उसके चेहरे पर साफ पड़ी जाती थी। मावा को ज़रा सी शर्मिंदगी ने घेरा, लेकिन मुकाबिल उसके अपने बाबा थे और बेकसूर भी थे, सो ज़्यादा हमदर्दी उन्हीं के साथ थी। खैर तुम मुझे इससे आगे की बात बताओ, उसने जल्दी से कहा था। बीबी, इससे आगे तो अभी उसने इतना ही कहा था कि बाहर के घूर सन्नाटे में खटका सा हुआ। वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दिल बेढब अंदाज में धड़कने लगे थे। मुझे पहले ही डर था कोई आ ना जाए। तस्नीम ने सरासमगी से उसकी तरफ देखा था। घबराने की क्या बात है, कोई आ भी गया तो मैं संभाल लूँगी, मावा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। ये अलग बात थी, घबरा वो भी गई थी। साथ ही वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी तो तस्नीम ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ कर रोक दिया। आप रुकिए, पहले मैं जाकर देखती हूँ। मेरी यहाँ मौजूदगी हैरान कुन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ देखकर कोई भी चौंक जाएगा, उसने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मावा भी फुर्ती से उसके पीछे आई थी। उन दोनों के दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे और हर अज़ू जैसे समात बन गया था। मम्मी, क्या ये मुमकिन है कि आप खुद वापस आ जाएं? इनिया ने ज़रा से घुमाव के साथ एक ही सवाल सरवत के सामने भी रख दिया था। नहीं अन्नो, ये मुमकिन नहीं है, सरवत ने गहरी सांस भरते हुए और फ़ोन एक हाथ से दूसरे में मुंतकिल करते हुए कहा था। इनिया की उस आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया जिसके सहारे उसने सरवत को फ़ोन किया था। लेकिन आपने कहा था आप आ जाएंगी, उसने याद दिलाया। मैं इतने दिन से हिम्मत ही जमा कर रही हूँ अन्नू, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पा रही, सरवत ने बेबसी से कहा था। इस तरह से वापस आऊँगी तो दानियाल के हाथ एक और कमज़ोरी लग जाएगी। वो मुझे टीज़ करने का एक और बहाना ढूंढ लेंगे। समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, मैं बहुत मजबूर हूँ। कई साल मैंने अपनी अना को मारे रखा, दानियाल का हर ताना हंस कर सह गई, लेकिन अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। क्या आप अपनी औलाद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो माँ का दर्द महसूस करने के बावजूद खुद को बेबस पाती थी। दानियाल के साथ मुसलसल बेइज्जती सहते हुए इतने साल सिर्फ औलाद के लिए ही गुजारे हैं मैंने, सरवत ने साहब का बेबसी के साथ कहा था। लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है मम्मी। इनिया रो देने को थी, सरवत से कुछ बोला नहीं गया। इनिया की बात मानने में सरासर उनकी नुस्वानियत की तौहीन थी और बेटी की आवाज़ में छलकता दर्द भी सहा नहीं चाहता था। आप जानती कि वलीद आजकल किन एक्टिविटीज़ में पड़ा हुआ है। बल आखिर उसने माँ को हकीकत बताने की ठान ली थी। क्या कह रही हो तुम? सरवत हकीकतन परेशान हो गई थी। ठीक कह रही हूँ मैं, उसने आंसुओं से बोझल आवाज़ में कहा था, और वो इतना बदलिहाज हो चुका है कि कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं उससे बात करती हूँ, सरवत ने कहा था। मम्मी, सिर्फ उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। उसका लहजा इस बार तेज़ था। माँ बाप में से कोई भी तो उसकी बात समझने पर तैयार नहीं हो रहा था। मुझे एक बार बात कर लेने दो अन्नू, वो समझदार है, मुझे यकीन है मेरी बात समझ लेगा। सरवत की तरह इनिया खुश उम्मीद नहीं थी, सो मायूसी से उसने रिसीवर रख दिया। जिस तरह शबी की चोरी जलाल की नज़रों से पोशीदा न रह सकी थी, ठीक वैसे ही जलाल की मतलाशी नज़रों ने तन्वा को हाई अलर्ट कर दिया था। वो यूँ भी मुतजस्सिस थी और उन दोनों की टो में लगी हुई थी कि कोई मौका हाथ लगे और उन दोनों को घेरे। ये अलग बात है कि तकरीब की रंगारंगी बार बार उसकी तवज्जो भटका देती थी। ऐसे ही किसी वक्त में मावा गायब हो गई और अब जलाल की नज़रें मुस्तकिल उसे खोज रही थी। किसी को ढूंढ रहे हैं जलाल भाई। ऐन उस लम्हे जब वो मावा को ना पाकर परेशान होने लगा था, तन्वा ने उसे जा लिया। नहीं भाई, मैंने किसे ढूंढना है, जलाल ने सटपटाकर कहा था। अच्छा, मुझे लगा किसी को ढूंढ रहे हैं, वो शरारत से बोली थी। अरे नहीं भाई, जलाल ने टाला, फिर कुछ ख्याल आने पर पूछ ही लिया। सुनो, मावा नज़र नहीं आ रही बहुत देर से, तुमने उसे देखा है कहीं? अच्छा, तो यूँ कहिए ना कि आप मावा को ढूंढ रहे हैं, उसने फिर आंखें मटका कर कहा था। भाई मैं उसे क्यों ढूंढने लगा, वो तो बस बहुत देर से नज़र नहीं आ रही थी तो तुमसे पूछ लिया, उसने झुंझला कर कहा था। नज़र तो बहुत देर से नमल भी नहीं आ रही, उसके बारे में तो नहीं पूछा, वो भी आज बाल की खाल उतारने पर तुली थी। जलाल हैरान हुआ। वो तो घर की फ़र्द है, मावा की तरह मेहमान तो नहीं कि हवेली के भूल भलैयों में गुम हो जाएगी। अच्छा जी, सिर्फ यही बात है क्या? माफ़ कर दो तन्वा, जो तुमसे पूछने की गलती कर बैठा। जलाल ने बाकायदा हाथ जोड़े और दूसरी तरफ चला गया। तन्वा शरारत से हंसी और नमल की तलाश में दौड़ी। बड़ी खोज के बाद वो हरम के पहलू से चिपकी मिली। यानी तुम अब उन दोनों की जासूसी करोगी? नमल ने उसके इरादे जानकर पूछा। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम दोनों, तन्वा ने जैसे उसे बावर करवाया था। मुझे तो माफ़ करो भाई,
नमल ने बेजारी से कहा था। जलाल भाई की बुज़दिली से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए तुम्हारी बात पर यकीन आ ही नहीं रहा कि वो पसंद की शादी करने जैसी बहादुरी कर सकते। हाँ, यही बात कोई शबी के बारे में कहे तो मैं फ़ौरन यकीन कर लूँगी। इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ, मेरे साथ चलो। आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शौक का आलम। हरम और नमल ज़ोर से हंसती। इसमें हंसने की क्या बात है? हरम आपा, आप इससे कहिए ना। अरे आप तो खुद मजाक उड़ा रही हैं। वो बुरा मना गई थी। नमल ठीक कह रही है तन्बा, हरम ने कहा। और ये तुम जा कहाँ रही हो? इधर इधर आओ। उसे मुँह बसूर कर जाता देख हरम ने डपट कर कहा था, मैं जा रही हूँ, जो करना है अब खुद ही कर लूँगी। खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की तो, वरना मैं अभी बेजान से तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। किसी बात का असर नहीं तुम पर। खुदा मालूम शबी और जलाल में क्या बात हो रही थी और तुम क्या समझ बैठी। अब बेवजह कोई उटपटांग हरकत करके बात का बतंगड़ ना बनाओ। तुम्हें तो कोई कुछ ना कहेगा, मेरा भाई फंस जाएगा। हरम ने खूब लताड़ा। तन्वा बुरा मान गई। हाँ, जैसे जलाल भाई मेरे तो कुछ लगते ही नहीं ना। ये किसने कहा? तो आपकी बात का और क्या मतलब है? अच्छा, गुस्सा थूक दो, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। हरम ने मसलहत तमीज़ी से कहा था। जी नहीं, अब तो जो आपने कहना था कह दिया। मैं भी साबित करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वही सच है। जलाल भाई ने मावा से निकाह किया हुआ है, फिर आप दोनों को पता चलेगा और जो करना है वो भी मैं अकेली कर लूँगी। ना दें आप दोनों मेरा साथ। वो उठकर तेज़ी से उस तरफ चली गई जिस तरफ जलाल को जाते देखा था कि हरम पुकारती ही रह गई। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे, कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे ये। छोड़ो हरम आपा, इस बोंगी ने क्या कर लेना है? नमल ने बेजारी से कहा था। हरम महज सर हिलाकर रह गई। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी 50वीं एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।